ये थ्योरम हमारी पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन में से है कि सब रिंग्स के इंटरसेक्शन के बारे में हमने थ्योरम प्रूफ किया था कि द इंटरसेक्शन ऑफ सब रिंग्स इज अ सब रिंग। फिर हमने एक सब रिंग जनरेट किया था। कोई भी सबसेट लेके आप सब रिंग जनरेट कर सकते हैं और ये थ्योरम आप खुद से प्रूफ कर लें। यूजुअली अगर आप दो सब रिंग्स लेंगे और उसका यूनियन लेंगे तो जरूरी नहीं कि उसका यूनियन आपके पास सब रिंग आ जाए, लेकिन अगर आप चेन की कंडीशन लगा दे, फॉर एग्जांपल अगर वो दो सब रिंग्स हैं तो या S1 S2 में कंटेन करे या S2 S1 में, चूंकि दो है तो उसमें दो ही पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। अगर आप दो सब रिंग्स लेंगे तो उसमें दो ही पॉसिबिलिटीज आती हैं कि S1 S2 में कंटेंट हो या S2 S1 में, तो फिर वो उसका यूनियन सब रिंग होगा। अगर तीन लेंगे तो ये कंटेनमेंट वाली कंडीशन होनी चाहिए उसमें, चेन ऑफ सब ग्रुप्स। सो ये आप खुद प्रूफ कर लें। द प्रूफ इज इजी, नॉट डिफिकल्ट। और साथ ये भी एक प्रूफ कर लें कि द यूनियन ऑफ सब ग्रुप्स, द यूनियन ऑफ सब रिंग्स, द यूनियन ऑफ, इससे पहले ये प्रूफ कर लें द यूनियन ऑफ सब रिंग्स is not a subring in general, is not a subring in general, in general, in general means कि कभी कभी यूनियन हो भी सकते हैं लेकिन हर बार नहीं। मतलब आप इसको एक एज अ थ्योरम नहीं ले सकते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट कभी ट्रू भी हो सकता है, कभी फॉल्स भी हो सकता है। कभी कभी आप ऐसे सब रिंग्स लेंगे कि उसका यूनियन सब रिंग आएगा, लेकिन ज्यादा औकात अगर आप दो सब रिंग्स लेंगे तो उसका यूनियन जरूरी नहीं कि आपके पास सब रिंग हो। सो आप अगर खुद से एग्जांपल तलाश कर लें तो भी ठीक है, और अगर आप मुझसे चाहें, लेकिन ये आप खुद कर लें। दो सब रिंग्स तलाश कर लें और उसका यूनियन लेके तो आप उसको देखें कि वो सब रिंग बनता है या नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि यूनियन ऑफ सब रिंग्स एक सब रिंग आ जाए तो आपने उसको चेन कंडीशन उसमें इंप्लीमेंट करनी है। इफ इट इज अ चेन ऑफ सब रिंग्स देन इट इज। सो आई थिंक कि ये रिजल्ट्स काफी हैं। सब रिंग और जनरेशन बाय ए सबसेट और सेंटर वाज ए सब रिंग, इस तरह और भी मतलब सब रिंग्स आ सकती हैं आपके पास एक्सरसाइज से, फिर आप देख सकते हैं। फिर लास्ट टाइम हमने इंटीग्रल डोमेन an integral domain is a ring like the set of integers. So integral domain की definition में आपने ring को commutative with unity लेना है। A commutative ring with unity without zero divisors is an integral domain. A commutative ring with unity a commutative ring with unity a commutative ring with unity which has no zero divisors is called an integral domain. For example, the first example is the set of integers, and if you want to check Z5, so let's check it whether Z5 is an integral domain or not. Z5 में जीरो के अलावा कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4।
1 के साथ क्या आप कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं नॉन जीरो कि वो आपको जीरो दे दे। तो अगर 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा वो 1 देगा, 1 के साथ 2 2 देगा, 3 और 4, फिर 2 के साथ 1 2 2 2s 4 2 3s 1 2 4 3 3 1 3 3 2 1 3 3 और 3 4 2 4 1 4 4 2 3 4 3 2 4 4 1। सो आप इसको जीरो नहीं कर सकते, मतलब 1 के लिए कोई भी एलिमेंट नॉन जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा कि वो आपको प्रोडक्ट में जीरो दे दे। सो Z5 इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन। लेकिन अगर आप गाउसियन इंटीजर्स ले लें तो ये भी क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन। मल्टीप्लिकेशन, आपने अगर जीरो डिवाइजर्स की डिफिनीशन आपको याद हो तो हमने कहा था कि फॉर एनी नॉन जीरो एलिमेंट देयर एग्जिस्ट अनदर नॉन जीरो एलिमेंट सच दैट देयर प्रोडक्ट इज जीरो। इसलिए मैं यहाँ पे प्रोडक्ट चेक कर रहा था। सो ये एक और एग्जांपल है आपके पास उसकी इंटीग्रल डोमेन की। सो अगर आप दो नॉन जीरो, अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो आप कोई से दो गाउसियन इंटीजर्स लेके इसको जीरो के साथ इक्वेट कर लें, ठीक है। अब इसको अगर आप नॉन जीरो कंसिडर करेंगे और इसको भी, सो एटलीस्ट आपको पता है कि या उसमें ए नॉन जीरो है या बी या दोनों, लेकिन एक लाजमी है क्योंकि अगर दोनों जीरो हो गए तो फिर ये जीरो एलिमेंट है। लाइकवाइज के इसमें एटलीस्ट सी आर डी आर बोथ। सो आप इसको आप कंप्यूट कर लें, फिर रियल पार्ट जीरो के साथ, इमेजिनरी पार्ट जीरो के साथ कंसिडर कर लें। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने ए नॉन जीरो कंसिडर किया है तो उन इक्वेशन से बी जीरो आ जाएगा, मतलब ये दोनों लाजमी जीरो आएंगे। नॉन जीरो अगर हो गई और इसका प्रोडक्ट जीरो है तो इट मींस के फिर जेड गाउसियन इंटीजर्स में जीरो डिवाइजर आपको मिल गया। या फॉर एग्जांपल इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, ये थोड़ा ए प्लस बी आयोटा ले ले और इसको नॉन जीरो कर ले। अब इसको लाजमी जीरो आना चाहिए। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए सी माइनस बी डी और प्लस ए डी और प्लस बी सी आयोटा इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास लाजमी ये क्या आना चाहिए, जीरो। अगर ये नॉन जीरो हो गया तो मतलब जेड आयोटा में जीरो डिवाइजर्स एग्जिस्ट कर रही हैं। तो फिर इसका रियल पार्ट रियल के साथ मैच कर लें, ए सी माइनस बी डी इज इक्वल टू जीरो और ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू जीरो। सो अब किसी तरीके से इन दोनों इक्वेशन से सी की वैल्यू निकाल लें और डी की, इन दोनों से सी और डी आपने फाइंड आउट करने हैं। ओके, सो अगर हमने सी फाइंड आउट करना है तो सी की कोफिशिएंट यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, बल्कि इससे फिर डी एलिमिनेट करना है तो डी का कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस बी है, तो इसके साथ ए मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी डी इज इक्वल टू जीरो और यहाँ पे बी मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ए बी डी और प्लस बी स्क्वायर सी इज इक्वल टू जीरो। एड करने से आपके पास आएगा फिर ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी इज इक्वल टू जीरो। अब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ये सी आ गया, तो देख लें आप ये क्यों नॉन जीरो है, नहीं आपके पास ये a प्लस बी आयोटा इज अ नॉन जीरो। सो इसमें या a या b या दोनों, सो इसमें एटलीस्ट a या b दोनों में से एक नंबर नॉन जीरो है। सो ये नॉन जीरो है जस्ट बिकॉज ऑफ द कंडीशन। सो c को लाजमी जीरो, और चूंकि ये इंटीजर्स है तो इंटीजर हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है, c की वैल्यू जीरो आ गई। c को आप यहां से पुट कर लें
सी यहाँ पे पुट कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा bd इज इक्वल टू 0। अगेन ए और बी मतलब दिस इज ए नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर, सो डी इज इक्वल टू 0। सो ये लाजमी जीरो आ रहा है आपके पास। अगर ये नॉन जीरो है तो ये लाजमी आपके पास जीरो बन रहा है। सो मतलब जेड आयोटा इज एन इंटीग्रल डोमेन, इसमें जीरो डिवाइजर्स नहीं है। आप जो रिंग्स जानते हैं उसमें से आप मुझे बता सकते हैं कि आपको और कोई रिंग अगर इंटीग्रल डोमेन जेड स्क्वायर रूट टू मैंने आपको कहा था कि ये प्रूफ कर ले कि ये रिंग है या नहीं, तो ये रिंग विद कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, और इसको भी अगर आप चेक कर लें तो ये इंटीग्रल डोमेन होगा। आप इसको इसी तरीके से चेक कर सकते हैं, इसमें जीरो डिवाइजर्स नहीं है। जो स्ट्रेट अवे इसके साथ हम एक थ्योरम प्रूफ कर सकते हैं, तो इसके साथ आप एक्सेट्रा लिखें, आपके पास और भी इस तरह रिंग्स हो सकती है। सो स्ट्रेट अवे यहाँ पे हमारे पास एक जो थ्योरम है वो थ्योरम ये है कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। द थ्योरम may seem simple but it is important. Every field is an integral domain. Every field is an integral domain. So the proof is simple. Let F be a field. So अगर आपके पास F फील्ड है तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं आपके पास? अगर F फील्ड है so F plus is an abelian group, is abelian group. F से एडिटिव आइडेंटिटी निकालें, वो जीरो है। अंडर मल्टीप्लीकेशन इज एबिलियन ग्रुप, और फिर इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लाज है। अब आपने एफ को क्या प्रूफ करना है? इंटीग्रल डोमेन। सो एफ को इंटीग्रल डोमेन बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? इसको चाहिए कि ये कम्यूटेटिव रिंग बने विद यूनिटी। सो एफ प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप, सो ये रिंग की पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई रिंग की। इसको अगर रिंग बनाना है तो एफ को अंडर मल्टीप्लीकेशन सेमी ग्रुप बनना है, तो वो यहां से आपके पास आ गई। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी है। अब एक चीज रह गई कि इसमें जीरो डिवाइजर्स ना हो। F is a field. If you want to prove that it is an integral domain, so सारी प्रॉपर्टीज हैं लेकिन इसमें जीरो डिवाइजर्स हमने प्रूफ करने के ना हो। सो आप चूज कर ले के लेट A B are two elements from F such that, फॉर एग्जाम्पल कोई तो आपने नॉन जीरो चूज करना है। सपोज I took A B are two elements from the set F and A is not zero. अब अगर इसका मैं प्रोडक्ट सेट कर लूं, सेटिंग ए बी टू जीरो, तो आपके पास क्या आना चाहिए कि फिर आप ये डिड्यूस कर लें कि ये इंटीग्रल डोमेन है। दो इंटीजर्स दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट मैंने जीरो कंसीडर कर लिया और ए नॉन जीरो है। सो अब लाजमी मुझे क्या मिलना चाहिए? ए इज नॉन जीरो। सो अब सिर्फ बी के लिए वो कंडीशन है कि सिर्फ बी हमारे पास हाँ लाजमी आना चाहिए। अगर उसकी नॉन जीरोनेस कहीं से आपको मतलब या इसके जीरो होने में कोई शक है, मतलब डिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं हम कि बी लाजमी जीरो होगा, सो इट मींस कि यहाँ पे फिर ये इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा। अच्छा, अब आपके पास ये ए अगर नॉन जीरो एलिमेंट है और एफ आपके पास फील्ड है, तो यहाँ पे हमारे पास एफ विदाउट जीरो इज एन एबिलियन ग्रुप, मतलब ए का अंडर मल्टीप्लीकेशन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सिंस ए इज नॉट इक्वल टू जीरो is an F and F is field and F is a field, so
ए इनवर्स एग्जिस्ट्स इन एफ, ए इनवर्स एग्जिस्ट भी कर रहा है और एफ में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये कहीं और पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो आप इक्वेशन 1 के साथ इसके साथ फॉर इसको रोमन 1 कह दें, अप्लाइंग मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1, सो आपको क्या मिलेगा? वी गेट ए इनवर्स इनटू ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स 0। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि ये मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस चेंज कर दी, पैरेंथेसिस चेंज हो गई, क्यों? एफ इज अ फील्ड और मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। अगर ये सिर्फ रिंग भी होता तब भी ये मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव थी, तो हमने पैरेंथेसिस वहां पे चेंज कर, और इस साइड का प्रोडक्ट यहाँ पे क्या आना चाहिए? ये भी आपने प्रूफ किया था कि रिंग का कोई भी एलिमेंट अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 होगा। अब एक एलिमेंट है, दूसरा उसका इनवर्स है, तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जिसको हम यूजुअली यूनिटी कहते हैं। आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को हम यूनिटी कहते हैं। तो वो 1 भी आ गया, और 1 चूंकि यूनिटी है वो b के साथ मल्टीप्लाई होके हमें क्या देगा? b। सो अगर आप a नॉन जीरो लेंगे और ए बी का प्रोडक्ट 0 आएगा, फॉर एग्जांपल ए बी का प्रोडक्ट 0 है, सो इफ a इज नॉन जीरो देन b मस्ट बी 0, लिहाजा यहाँ पे 0 डिवाइजर्स नहीं आ सकती आपके पास। अगर b भी नॉन जीरो आ जाता तो फिर इसमें 0 डिवाइजर्स मौजूद होती। सो ये प्रोडक्ट कर लें आप, आपके पास रिंग Z6 है, मल्टीप्लिकेशन इज मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। अब आप मुझे बताएं कि इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है आपके पास? 0, लेकिन ये दोनों आपको क्या लग रहे हैं? नॉन जीरो। तो कभी कभी ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि कोई भी 0 नहीं होगा, जैसे कि मतलब ए नॉन जीरो है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि बी भी नॉन जीरो हो और तब भी प्रोडक्ट 0 हो। या मैंने आपको मैट्रिसेस की एग्जांपल दी थी, मैट्रिसेस की, मैट्रिसेस में दिस इज वेरी इजी एग्जांपल, 1 0 0 0 और 0 0 0 6। so this is not a null matrix, this is not a null matrix, बट आप इसका प्रोडक्ट लें 1 into 0 0 0, तो आप तो दोनों मतलब ये भी नॉन जीरो है और साथ ये भी नॉन जीरो बन गया। आप कह रहे हैं कि मतलब अगर ए नॉन जीरो हो तो बी को लाजमी 0 होगा। तो ये आप देखें ना, ए नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है और तब भी प्रोडक्ट 0 है। सो ये मतलब ऐसे कुछ एलिमेंट्स रिंग्स में मौजूद होती है, बाज रिंग्स में। सो हम इनको 0 डिवाइजर्स कह देते हैं, और फिर ऐसा रिंग जिसमें 0 डिवाइजर्स ना हो उसको एक अलग क्लास डिक्लेयर कर देते हैं कि एक ऐसा रिंग जिसमें 0 डिवाइजर्स ना हो वो कम्यूटेटिव विद यूनिटी हो, तो उसको हम इंटीग्रल डोमेन कहते हैं। सो इंटीग्रल डोमेन इज अ कम्यूटेटिव रिंग विदाउट 0 डिवाइजर्स। सो अब हमने मतलब अगर आपको पता है कि एक एक्सेट फील्ड बना रहा है, सो आप बेझिझक वहां पे कह सकते हैं कि ये इंटीग्रल डोमेन है। ये मैंने प्रूफ कर लिया, क्योंकि अगर ए नॉन जीरो है और ए बी का प्रोडक्ट 0 हो तो फिर बी ने 0 होना ही है, क्योंकि अगर आप इसमें देखें तो इसमें मैंने कोई इनवैलिड स्टेप नहीं किया। ए इज नॉन जीरो, एफ इज अ फील्ड, सो ए इनवर्स लाजमी एग्जिस्ट करेगा, बोथ साइड्स पे अप्लाई होगा, एसोसिएटिविटी आपके पास है, उसने 1 होना है और फिर बी को लाजमी 0 आना है। ठीक है, तो अ फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। ये एक रिजल्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि कोई चीज फील्ड बन गई, तो आप अब बेफिक्र रहे हैं वो इंटीग्रल डोमेन लाजमी हो। ठीक है, मतलब उसमें 0 डिवाइजर्स
नहीं होंगी। सो अगर आपके पास R इज अ फील्ड, R प्लस डॉट इज अ फील्ड, सो तब आप अगर आपके पास A B 0 हो और A इज नॉट 0, सो लाजमी B ने 0 होना ही है, इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं है। लेकिन अब अगर Z6 की एग्जांपल लें तो ये चूंकि फील्ड नहीं है तो आपने मतलब चेक करना है वहां पे कि फिर मतलब जीरो डिवाइजर्स कोई मौजूद तो नहीं। मैं आपको प्रूफ करूंगा कि Z6 में कौन कौन से एलिमेंट जीरो डिवाइजर्स होंगे, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट थ्योरम कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, और इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है क्योंकि अगर आप देखें Z इज एन इंटीग्रल डोमेन विच इज नॉट अ फील्ड। मतलब इसका प्रूफ अगर कोई आपको कहे कि कन्वर्स a field is an integral domain, is every integral domain a field? No, because like Z is an integral domain which is not a field, क्योंकि इसमें हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अच्छा, इसमें आप एक और थ्योरम मैं आपको एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूं, आप ये देख लें आज, और अगर इसमें लाजमी आपको दिक्कत होगी लेकिन आप खुद से ट्राई कर लें क्योंकि वो उसमें प्रूफ है ऑलरेडी, ठीक है। तो नोट्स में ऑलरेडी प्रूफ है। सो द थ्योरम इज 2.7.4 ऑन पेज 48। इंटीग्रल डोमेन से आप फील्ड बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक काम करना है, आपने उसको फाइनाइट बनाना है। अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है, अगर एक इंटीग्रल डोमेन आपके पास फाइनाइट हो, मतलब एक सेट है, एक रिंग है जो इंटीग्रल डोमेन बन गए, लेकिन साथ साथ वो क्या है, फाइनाइट है, वो लाजमी फील्ड होगा। सो दिस थ्योरम इज योर होमवर्क। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन is a field. This is your homework. Every finite integral domain is a field. सिर्फ फाइनाइटनेस की कंडीशन आपको फिर वहां पे ले जाती है। इंटीग्रल डोमेन साथ साथ फाइनाइट सेट भी बन गया, ये लाजमी फील्ड होगा। आप इसका प्रूफ आप देख सकते हैं नोट से। सो ये थ्योरम आप खुद देख लें, ठीक है। अच्छा, अब एक ऐसा टूल हम सीखना चाहते हैं कि मतलब जीरो डिवाइजर्स के पीछे मतलब जीरो डिवाइजर्स को सर्च करना एक मुश्किल काम हो सकता है आपके लिए। अगर आपके पास कोई भी रिंग गिवन हो और कोई आपसे पूछे कि इसमें जीरो डिवाइजर्स हैं कि नहीं, जैसे अब मैंने आपको Z6 की एग्जांपल, Z5 था, Z5 की एग्जांपल ली तो मैंने सारे एलिमेंट्स लिस्ट कर दिया और उसके साथ वो हर प्रोडक्ट चेक कर रहा। अगर ये Z40 या Z50 बन जाए, फिर आपको मतलब ये चेकिंग करना टाइम लेगा। आपके पास ऐसा क्या टूल हो सकता है कि आप वो टूल अप्लाई कर लें? यस, कैंसिलेशन लॉज। तो कैंसिलेशन लॉज से आप मतलब कैंसिलेशन लॉज और जीरो डिवाइजर्स को अब हम इस थ्योरम के थ्रू लिंक कर रहे हैं। तो व्हाट आर कैंसिलेशन लॉज? तो ये इन जनरल डेफिनेशन है, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ओवर अ सेट एस। स्टार इज एनी बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, कुछ भी है, सही। स्टार इज कैंसिलेटिव, बल्कि इसमें हम लेफ्ट और राइट कहते हैं, इज लेफ्ट कैंसिलेटिव। स्टार इज लेफ्ट कैंसिलेटिव इफ फॉर ऑल ABC in S, A star B is equal to A star C implies B is equal to C। मतलब दो इक्वेशंस, एक इक्वेशन ऐसा है कि उसमें A स्टार B इज इक्वल टू क्या है, A स्टार C, और ये आपको एम्प्लाई कर रहा है कि लाजमी B और C ने इक्वल होना है।
सो आप स्टार को क्या कह सकते हैं? लेफ्ट कैंसिलेटिव, लाइक द एलिमेंट हैज बीन कैंसल्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एडिशन लें और आपके पास रियल नंबर्स हैं, सो अगर ये आप देख लें कि 3 + x इज इक्वल टू 3 + y, आपके ख्याल में x और y के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं? लाजमी उन्हें इक्वल होना ही है। सो द कैंसिलेशन लाज एडिशन इज कैंसिलेटिव फ्रॉम द लेफ्ट। दिस इज वन एग्जाम्पल। और राइट कैंसिलेटिव फिर किस तरह होगा? सिमिलरली राइट कैंसिलेटिविटी, सिमिलरली स्टार इज राइट कैंसिलेटिव if for all ABC belongs to S। फिर आपके पास इस तरह हो कि A स्टार बल्कि B स्टार A इज इक्वल टू C स्टार A, और आपको लाजमी एम्प्लाई करे कि B इज इक्वल टू C। सो दिस मीन्स दैट द ऑपरेशन स्टार इज राइट कैंसिलेटिव। वही एडिशन की एग्जांपल आप ले सकते हैं फिर से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब ऐसे भी ऑपरेशंस है कि वो कैंसिलेटिव नहीं है। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आपके पास x कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, और मतलब सेट आपके पास पावर सेट बन गया, ये आपके पास सेट है, ठीक है। मतलब x कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो उसका पावर सेट हमारे पास अभी एक सेट है, और इसके साथ ऑपरेशन मैंने ले लिया क्या? यूनियन। सो अब अगर मैं आपसे कहूं कि A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C, तो अब आपका क्या ख्याल है कि B और C ने लाजमी सेम होना है? दो सेट्स मतलब A यूनियन B और A यूनियन C इक्वल हैं। सो अब आप मुझे ये बताएं कि B और C के बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये लाजमी सेम होंगे या ये डिफरेंट भी हो सकती है? तो फिर आपने मुझे एक पर्टिकुलर एग्जांपल देना है, लाइक आई टेक A इज इक्वल टू 1 2 3। सो आप यूनियन में इसके साथ दो डिफरेंट सेट्स लेके और मुझे इक्वलिटी बता दें, मतलब B और C की जगह दो डिफरेंट सेट्स लें और तब भी ये इक्वल है। हाँ, इसमें 1 और इसमें 2 3, इट्स क्वाइट इजी। जरूरी नहीं इसमें आप 4 ले लें और इसमें 2 4 ले लें, ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इस साइड से भी 1 2 3 4 आ रहा है इससे। सो मतलब A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C, बट B एंड C आर unequal. So in general it does not imply that B is equal to C. So this is not a cancellative operation. फिर आप और भी इस तरह के एग्जांपल्स अपने लिए देख सकते हैं। डिपेंड करता है बाइनरी ऑपरेशन पे। और अच्छा, रिंग में हमने कैंसिलेटिव लॉज किस तरह डिफाइन करनी है? इसमें सिर्फ एक चीज है, ये तीन एलिमेंट्स अगर आप लेंगे ए बी सी, और ए बी इज इक्वल टू ए सी है, लेकिन इसमें अब एक कंडीशन लेंगे कि जो एलिमेंट हमने कैंसिल करना है, रिंग में कितनी ऑपरेशंस होती है? 2, एक प्लस और एक मल्टीप्लिकेशन डॉट। सो कैंसिलेटिव लॉज डॉट से लिंक्ड है कि मतलब द कैंसिलेशन लॉज होल्ड इन अ रिंग इफ, सो वो हमने उस मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन से डिड्यूस करनी है। सो हमने लेना है ए बी इज इक्वल टू ए सी, बट ए इज नॉट जीरो, एंड देन दिस इंप्लाइज, क्योंकि अगर ए जीरो होगा तो आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर जेड में आप देख लें 0 4 इज इक्वल टू 0 6, बट 4 इज नॉट 6। सो इस जीरो की वजह से आप फिर ये कहेंगे कि ये तो कैंसिलेटिव, ये ला कैंसिलेटिव या मल्टीप्लिकेशन कैंसिलेटिव नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम जीरो की वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, जीरो हर एलिमेंट को मतलब जीरो बना रहा है, तो इक्विलिटी होल्ड हो रही है, हालांकि एलिमेंट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो इससे हम जीरो निकाल देते हैं। सो इन जनरल अगर आप किसी रिंग में कैंसिलेटिव लॉज प्रूफ करना चाहते हैं, सो आपने इक्वेशन इस तरह लेनी है, ए बी सी सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी
बट ए इज नॉट 0। अब आपको इंप्लाई करना चाहिए इसको कि बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, सो डिफिनीशन 2.7.2 आप प्रॉपरली नोट से लिख सकते हैं। 2.7.2 कोई मुश्किल बात नहीं है। ए बी इज इक्वल टू ए सी विद ए नॉट इक्वल टू 0। अब इसको इंप्लाई अगर ये आपको ये इंप्लाई करे कि बी इज इक्वल टू सी, सो हम कहेंगे कि द लेफ्ट कैंसिलेशन लॉज होल्ड, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉज होल्ड इन द रिंग। और अगर इस तरह बी ए इज इक्वल टू सी ए हो विद ए नॉट 0, और दिस इंप्लाइज के बी इज इक्वल टू सी, लेफ्ट कैंसिलेटिव लॉज होल्ड in R in ring. R is a ring. और फिर इससे ये आप कहेंगे कि राइट कैंसिलेशन लॉस। वही चीज है, स्टार की जगह मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन जो चीज जो एलिमेंट हम कैंसिल कर रहे हैं वो आपने एज्यूम करना है कि दिस इज नॉट 0। अगर आप इसको 0 करेंगे सो ये आपको डिसीव करेगा, मतलब कैंसिलेशन लॉज होल्ड हो रही होंगी अदर केस में। इन एनी अदर केस द कैंसिलेशन लॉज वुड होल्ड एक्सेप्ट 0। सो 0 की वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, किसी के साथ मल्टीप्लाई हो के वो आपको 0 दे रहा है, हालांकि एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं। सो आपने 0 को निकाल के 0 के अलावा जो भी एलिमेंट कैंसिल होगा, अगर हर कोई एलिमेंट कैंसिल हो रहा है सो द कैंसिलेशन लॉज होल्ड। So the theorem is now, अगर आपके पास कोई भी रिंग है और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इसमें 0 डिवाइजर्स हैं या नहीं, so आपने उसमें कैंसिलेशन लॉज होल्ड करनी है। The cancellation laws hold in a ring if and only if R has no 0 divisors. The theorem is very simple. या मैं आपको ये स्टेटमेंट इस तरह लिख लेता हूं, R has no a ring R, let R be a ring, let R be a ring. The cancellation laws hold in R, the cancellation laws hold in R if and only if there are no 0 divisors in R. ये इस तरह लिखिए, there are no 0 divisors, there are no 0 divisors in R if and only if the cancellation laws hold in R. दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, ये आप ये बाद में कर लें, ये पहले कर लें, लेकिन इसमें थोड़ी एम्फेसिस मेरी जो जिस बात पे थी वो एम्फेसिस यहाँ पे आ जाएगा। आपने आर कोई भी रिंग ले लिया, ठीक है, सो तब कब आपको पता चलेगा कि देयर आर नो 0 डिवाइजर्स? कैंसिलेशन लॉज चेक कर लें। सो अगर कैंसिलेशन लॉज होल्ड हो रही हैं सो मतलब देयर आर नो 0 डिवाइजर्स, और अगर 0 डिवाइजर्स आपको पता चले मतलब ये इफ एंड ओनली इफ है। द कैंसिलेशन लॉज डज नॉट होल्ड, देयर आर 0 डिवाइजर्स। The cancellation laws hold, there are no 0 divisors. The theorem is if and only if. अगर आपने चेक करना है कि किसी रिंग में 0 डिवाइजर्स हैं या नहीं, तो आप उसमें क्या चेक कर लें, कैंसिलेशन लॉज होल्ड हो गई, नो 0 डिवाइजर्स, होल्ड नहीं हुई, देयर आर 0 डिवाइजर्स, डेफिनेटली है, आपको पता चल रहा है, आप देख सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये यकीनी तौर पर आपको प्रूफ हो जाएगा कि इसमें 0 डिवाइजर्स हैं, मौजूद हैं। सो प्रूफ के लिए हम फिर ये डायरेक्ट पार्ट है ना, डायरेक्ट प्रूफ। सो सपोज R has no 0 divisors, suppose there are no 0 divisors, suppose there are no 0 divisors in R. अब कैंसिलेशन लॉज के लिए आपने क्या लेना है, लेट A, B, C are 3 elements. Let A, B, C belongs to R with, let's say with A not 0 such that हमारे पास ये है कि A, B is equal to AC.
अब आपने क्या प्रूव करना है कि b इज इक्वल टू c, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इफ देयर आर नो जीरो डिवाइजर्स so cancellation laws must hold. So if I am proving this, so I had to prove that b is equal to c. अच्छा, आप ये मुझे बताएं कि ए सी रिंग का एलिमेंट है या नहीं। ये आप देख लें कि ए बी सी कहां से आ रही है आपके पास, रिंग से। सो ए बी का प्रोडक्ट कहां पे होगा, आर में, और ए सी का प्रोडक्ट, अच्छा, आर इज अ रिंग, सो आर अंडर एडिशन क्या है, एबिलियन ग्रुप। सो मतलब ए सी का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। सो बोथ साइड्स पे हमने क्या कर लिया, करेंगे ए सी का एडिटिव इनवर्स ऐड कर लेंगे। सो ए सी प्लस माइनस ए सी, द स्टेप इज वैलिड and you can write this as AB minus AC and this side is the zero element of the ring. Is it okay? Is it fine till here? अच्छा, AB minus AC ये मैंने आपको बाकायदा प्रूफ भी की है कि although के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में यहाँ पे एडिशन होता है, लेकिन मैंने आपको सब्ट्रैक्शन में भी प्रूफ की थी। So this is equal to A into B minus C is equal to R. अब उसामा ये देखें आप, ये ए है और ये बी माइनस सी है, इन दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या है, जीरो। लेकिन आपने ये एजम्पशन की है कि देयर आर नो जीरो डिवाइजर्स और साथ के ए भी जीरो नहीं है। सो अगर ए इज नॉट जीरो और आप कह रहे हैं कि जीरो डिवाइजर्स नहीं है, सो फिर बी माइनस सी को लाजमी क्या होना चाहिए, जीरो। और आप यही बात कह रहे हैं कि मतलब बी इज इक्वल टू सी। So the cancellation laws hold. Similarly, फिर अगर आप ये लेंगे ना, similarly, मतलब similarly BA is equal to CA with A not zero implies B is equal to C. Hence the cancellation laws hold. Hence the cancellation laws hold in R. Conversely, अब हम क्या एज्यूम कर लेंगे, assume that the cancellation laws hold. Assume that the cancellation laws hold. In R, and we want to prove that there are no zero divisors. So how can we prove it? So let A be R any two elements, let A B belongs to R such that A B is equal to 0. Assume that दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हमने क्या किस चीज के इक्वेट कर लिया, जीरो के। ए को मैंने नॉन जीरो एज्यूम कर लिया। अब अगर आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि देयर आर नो जीरो डिवाइजर्स, बी को लाजमी क्या होना चाहिए, बी को लाजमी जीरो होना चाहिए। ये हो मतलब नाउ सिंस ए बी इज इक्वल टू जीरो, सो दिस इंप्लाइज कि ए बी इज इक्वल टू ए जीरो। इसके साथ आप मुत्तफिक हैं, जीरो की जगह मैंने ए जीरो लिख दिया, क्योंकि रिंग का कोई भी एलिमेंट जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर आपको जीरो देगा। और क्या मैं कैंसिलेशन लॉज अब अप्लाई कर सकता हूं, सिंस आई हैव एज्यूम्ड दैट ए इज नॉट जीरो, और मैं कह रहा हूं कि कैंसिलेशन लॉज होल्ड कर रही है, सो उस हिसाब से बी को क्या होना चाहिए, जीरो। मैंने आपसे कहा था कि द प्रूफ इज क्वाइट सिंपल बट द थ्योरम इज पावरफुल। हेंस there are no zero divisors, there are no zero divisors in R, no zero divisors in R. The theorem is if and only if. अच्छा, हम अब Zn में अगर आप देखें तो Zn में हमारे पास एक Zn में अगर आप जीरो डिवाइजर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक रिजल्ट है कि Zn में कौन से एलिमेंट्स जीरो डिवाइजर्स होंगी। ठीक है, सो लाइक मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू
समझा देता हूं कि अगर आप Z10 लें तो Z10 में आपके पास एलिमेंट्स क्या है, 0 बार, 1 बार, 2 बार। और अगर आप समझते हैं कि मतलब बार के अलावा भी हमें समझ आ रही है कि मतलब Z10 क्या चीज है, तो आप बार को रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर टेक्निकल पर्पसेस आपको पता होना चाहिए कि Z10 में एलिमेंट्स कॉन्ग्रुएंस क्लासेस हैं और इनकी एडिशन घड़ी के एडिशन की तरह है। इसको मॉड्यूलर अरिथमेटिक कहते हैं। मतलब कॉन्ग्रुएंस क्लासेस जिस तरीके से अपने एक दूसरे के साथ ऐड हो रही हैं, सो वो जस्ट लाइक जिस तरह हमारे पास घड़ी में है। फॉर एग्जांपल Z12 है तो ये हमारे पास 12 बजे बन गए, ठीक है, दोनों दोनों सुई इस तरह, फिर 1 2 3 4 अप टू 11। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब 7 बजे हैं या फॉर एग्जांपल अभी 9 बजे हैं और 4 घंटे बाद आपके पास घड़ी में क्या वक्त होगा, 1। सो ये आपने मॉड्यूलर अरिथमेटिक की। 9 + 4 = 13 एक्सीड हो गया। वो 13 किस क्लास में आएगा, तो वो 1 के क्लास में आएगा, सो 1। सो मतलब रैप अराउंड, मतलब ये 12 को पहुंचेगा, सो ये रैप अराउंड होगा, फिर 0 पे आएगा। जब भी ये 12 से एक्सीड होगा तो ये, हाँ, सो अब आप देख लें, इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिसकी 10 के साथ जीसीडी 1 है और कुछ ऐसे हैं कि उनकी जीसीडी 10 के साथ 1 नहीं है। लाइक अगर आप 2 को देख लें, 2, तो 2 और 10 की जीसीडी आप देख लें, वो क्या है, 2, जो कि 1 नहीं है। सो ये जीरो डिवाइजर है और आप देख ही सकते हैं कि 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो कि हमारे पास 0 बार बन जाए, 5 बार। अब 4 की 10 के साथ जीसीडी क्या है, 3 मैंने स्किप किया क्योंकि उसकी जीसीडी 1 है, इसकी जीसीडी भी क्या है, 2, विच इज नॉट 1। सो अब देख लें कि 4 बार के साथ क्या मल्टीप्लाई हो कि हमारे पास 0 बार बन जाए, फिर भी 5, अच्छा ओके 5। इसी तरह 5 की जीसीडी 10 के साथ क्या है, 5, विच इज नॉट 1। हमें ये नहीं चाहिए कि क्या है, बस ये चाहिए कि 1 ना हो, 1 के अलावा कुछ हो, जीसीडी 1 के अलावा कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, जो भी। सो अब आप 5 बार के साथ यही 4 बार ले सकते हैं, 5 बार डॉट 4 बार इज इक्वल टू 0 बार। 6 10, 2 is not 1, जीसीडी ऑफ 6 with 10 is not 1। अब 6 बार के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि आपको 0 मिल जाए, 6 5 are 30, हाँ 6 5 are 30, तो समझ गए आप। 7 को छोड़ के अब 8 की 10 के साथ जीसीडी 2 है, तो 8 के साथ मेरे ख्याल में 5 मल्टीप्लाई होगा, 8 5 are 40, 0। फिर 9 की 10 के साथ जीसीडी 1 है और 0 और 10 की जीसीडी क्या है, 10। जीसीडी किसको कहते हैं, 0 के डिवाइजर, 0 तो हर नंबर पे डिविजिबल है और 10 के डिवाइजर्स कुछ हैं, 1 2 5 10, तो 0 के डिवाइजर्स में यहाँ 10 आ रहा है, सो द जीसीडी इज 10 एक्चुअली। सो दिस इज अगेन नॉट 1। और वो 0 डिवाइजर्स की दौड़ से बाहर भी है, 0 डिवाइजर्स की दौड़ से बाहर भी है, लेकिन आपको वैसे मैंने बता दिया कि 0 की जीसीडी किसी भी नंबर के साथ क्या है, बाय डेफिनेशन वो वही नंबर है। सो अब मैं थ्योरम प्रूव कर रहा हूं आपको कि Zn में 0 डिवाइजर्स क्या होंगी, द 0 डिवाइजर्स इफ x, द जीसीडी ऑफ x let x belongs to Zn such that the GCD of let x bar belongs to Zn and such that एज एन इंटीजर n के साथ जीसीडी देखनी है, ठीक है, ठीक है, वहां पे बार है लेकिन उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है उसकी जीसीडी n के साथ देखनी है। सो इफ द जीसीडी ऑफ इज नॉट 1 देन x is a zero divisor, then x is a zero divisor. So the proof is
और ये तो आपको पता होगा कि मतलब जीरो जो है वो उसकी दौड़ से बाहर है, सो मैंने एक्स बार को बस, क्योंकि जीरो की भी फिर एन के साथ जीसीडी वन से कुछ है, सो वो मैंने निकाल दिया वहां से। जेड से अगर आपने कोई भी एलिमेंट लेना है लेकिन नॉन जीरो लेना है, तो नॉन जीरो एलिमेंट या जीरो डिवाइजर बनेगा और या नहीं बनेगा, ठीक है। सो चले, आपने एक एलिमेंट उठा लिया, लेट m इज नॉट इक्वल टू जीरो बार बी एनी एलिमेंट, बी एनी एलिमेंट, ये वो एलिमेंट है जिसकी n के साथ जीसीडी क्या है, सच दैट द जीसीडी ऑफ m विद n इज नॉट 1। ये तो थ्योरम में मैंने जनरली x यूज किया है ना, प्रूफ में अभी मैं कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट मैंने उठा लिया, पिक कर लिया और उसको मैंने एज्यूम कर लिया कि m और n की जीसीडी क्या है, 1 नहीं है। सो फिर कुछ तो होगा ना, 1 नहीं है तो 1 के अलावा कुछ कोई भी नंबर हो सकता है। सो लेट फॉर द सेक ऑफ डेफिनेटनेस 1 नहीं है तो कुछ तो होगा ना, सो लेट d बी द जीसीडी ऑफ mn such that d is not 1। देन अगर आप कह रहे हैं कि d is the GCD of mn, so if d is the GCD of mn divides, ठीक है ग्रेटेस्ट है लेकिन एटलीस्ट डिवाइजर है, सो d divides m and d divides n। सो अगर ये कह रहे हैं कि मतलब m d पे डिविजिबल है, सो यहाँ पे कोई इंटीजर एग्जिस्ट करेगा कि मतलब यहाँ पे हमारे पास जीरो आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट्स टू इंटीजर्स, फॉर एग्जांपल l and k, देयर एग्जिस्ट l k belongs to z such that के m is equal to डी के और मतलब डी में एल मल्टीप्लाई हो के डी में के मल्टीप्लाई हो के हमें एम दे रहा है और डी में एल मल्टीप्लाई हो के हमें एन दे रहा है। अब यहां पे जो मॉड होता है ये आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होता है हमारे पास, वी नो दैट वो कम से कम 1 से बड़ा होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब n इज एटलीस्ट ए नंबर या पॉजिटिव, n इज एटलीस्ट पॉजिटिव। सो l के लिए यहां पे फिर क्या मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये n से बड़ा हो सकता है, n कोई भी नंबर है n, लेट से इट इज 8 और ये डिवाइजर है ये 1 के अलावा कुछ है, सो कुछ भी है 2 है। सो l के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ये n से लाजमी कम होगा। सो l लाजमी, और ये मैंने यहाँ पे ये लिख लिया कि इट मस्ट बी पॉजिटिव। सो ये मैंने क्यों लिखा, सो ये मैंने इसलिए लिखा n इज पॉजिटिव और ये जो डिवाइजर होता है ना ये जीसीडी, सो वी एज्यूम दैट दिस इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सो इसमें ऑलरेडी आपके पास d पॉजिटिव तरफ ही आएगा। लेकिन एग्जांपल ले लें ये कोई भी ये छोटी सी एग्जांपल ले लें 2 और 4 की। 2 के डिवाइजर्स है 1 माइनस 2, 1 और 2, ये इसके डिवाइजर्स हैं। 4 के क्या है, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4, 1 2 4। सो अब आप मुझे बताएं कि इसमें हाँ कॉमन तो ये भी है, कॉमन तो ये भी है, ये भी है, ये भी बन गए। The greatest common divisor is always positive. So D is positive, N is positive, L has to be.
positive, but less than 1. Is it clear? Is it clear up to here? Okay. Now, ml का प्रोडक्ट आप कंसिडर कर ले तो m की वैल्यू हमारे पास क्या है? d के, ये मैंने बस खुद से एक प्रोडक्ट कंसिडर कर लिया ml विच इज इक्वल टू m किस चीज के इक्वल है? d के इनटू l, और एसोसिएटिव लॉस के मुताबिक वी कैन पैरेंथेसाइज k with l, and then by using the commutativity we can write it as lk. Zn is a commutative ring. Oh, sorry. L and k are any integers. Where is it? L and k are any integers. The set of integers is an abelian group, so L and k can be commuted, and this becomes dl into k, but dl is n. so ये आप देख रहे हैं अभी इस इक्वेशन से आपको क्या मतलब चीज मिल रही है? n के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है और आपको एक नंबर मिल रहा है। चलो ठीक है, हेंस चलो ये दोनों इक्वल है, सो इनकी क्लासेस क्या होंगी? वो लाजमी इक्वल होंगी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब इनके क्लासेस डिफरेंट, दो इंटीजर सेम है सो इनकी क्लासेस। अब ये प्रोडक्ट के मुताबिक कौन कौन ये मान रहा है कि ये 0 है? It is a multiple of n. Which class contains the multiples of n? 0 bar contains the multiples of n. So Zn में वो रिप्रेजेंटेटिव 0 बार है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास क्या है? 0 है। इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास 0 बार है। सिंस m आपने क्या चूज किया है? और l क्या है? तो वो भी क्या है? मतलब m बार के लिए क्या प्रोड्यूस हो गया? नॉन जीरो m बार के लिए एक नॉन जीरो l बार प्रोड्यूस हो गया कि जिन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 0. Since m bar is not 0 and l bar is not 0, hence m bar is a 0 divisor. So आप कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे जो कि इस तरह हो, आप कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट m लेंगे जिसकी n के साथ GCD1 के अलावा कोई भी नंबर हो, उसने आना है और उसने क्या बनना है? 0 डिवाइजर, जो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया है। लेकिन अब आप ने देख लिया कि मतलब थ्योरम के थ्रू प्रूव हो गया कि मतलब ये काम होगा। सो अगर आपने कोई भी नॉन जीरो नंबर m चूज किया जिसकी n के साथ GCD1 है, और तो उसके लिए एक नॉन जीरो l लाजमी वहां पे मतलब एग्जिस्ट कर रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट आपके पास 0 होगा।